हेलो एवरीवन। सो आज हम जो है आपका प्रीवियस ईयर एक पेपर जो है चाइल्ड साइकोलॉजी के सब्जेक्ट का वो आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड आपने देखना है मेरे आंसर्स टिक करने से पहले आपने खुद भी उनको ट्राई करना है एंड देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस जो है वो इजीली जो है वो सॉल्व कर पा रहे हो। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे आपके पुराने प्रीवियस कंसेप्ट से होंगे जो हमने पढ़ लिए हैं, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। सो आपने वो वाले तो डेफिनेटली ट्राई करने हैं और कोशिश करनी है कि आप राइट उनको जो है वो करेक्ट करो। एंड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो उन कॉन्सेप्ट में से होंगे जो हमने आगे पढ़ने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? सो हम इसमें पहले देखेंगे कि हमारे जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं वो है कौन से हैं। सो गिफ्टेड स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होंगे जिनमें एक्सेप्शनल आप बोल सकते हो स्किल्स होंगी, लाइक उनका हाई आईक्यू होगा, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी होगी, है ना। लाइक जिनको हम बोलते हैं ना टॉपर्स, उन बच्चों को कुछ कुछ हम बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स को हम गिफ्टेड स्टूडेंट्स में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं कि लाइक क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दिखाते हैं। अब जैसे हम किसी की बात करते हैं कि कोई बच्चा है वो बड़ा ज्यादा क्रिएटिव है, लाइक या फिर बोल सकते हैं उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, तो वो कौन से बच्चे होंगे? वो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास। सो देख लेते हैं वो कौन सा ऑप्शन होगा। पहला बोल रहा है इंट्रोवर्ट इन नेचर, इंट्रोवर्ट नेचर। अब इंट्रोवर्ट हमारे पास कौन से बच्चे होते हैं? इंट्रोवर्ट वो हो गए जो ज्यादा किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है या फिर किसी से बात नहीं करते हैं, अपने ओपिनियंस अच्छे से नहीं रखते हैं। सो ये हो सकता है इसका ऑप्शन, ये हम देखेंगे बाद में। सेकंड बोल रहा है इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, कि जो अपनी जजमेंट वो बनाते हैं, वो जो बच्चे हैं उसमें इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी की सलाह नहीं लेते या किसी के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। थर्ड, नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स। नॉन असर्टिव आपके पास होता है कि बोल सकते हैं जिस बच्चे को अपनी नीड्स को फुलफिल करना नहीं आता या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर उसको फोर्स किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए, नॉट कॉन्फिडेंट बोल सकते हो आप। ये आपके पास हो गए नॉन असर्टिव। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास कंप्लाइंट। कंप्लाइंट में हम बोलते हैं वो बच्चे जो ओबीडियंट होते हैं या फिर जैसे आपके रूल्स हैं या फिर कोई भी नॉर्म्स हैं उनको वो इजीली क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, मतलब उनका अपना कोई ओपिनियन नहीं होता, ये बोल सकते हैं हम। सो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है? अब हमने बात की गिफ्टेड स्टूडेंट्स की, हाई आईक्यू है, क्रिएटिविटी अच्छी है, अपने ओपिनियंस उनको अच्छे से एक्सप्रेस करने आते हैं, तो उसमें हम आंसर ये वाला लेंगे, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। ये आंसर आपका करेक्ट है कि वो अपनी जजमेंट जो है या फिर अपने जो कह सकते हैं डिसीजन हैं वो खुद लेते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। इन द क्लासरूम टीचिंग चिल्ड्रन फील मोर मोटिवेटेड व्हेन। अब क्लासरूम टीचिंग की बात हो रही है, बच्चे ज्यादा मोटिवेटेड कब फील करेंगे, ज्यादा कह सकते हैं वो ऐसा उनको कब लगेगा कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हाँ जी, दे आर गिवन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, उनको हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन, दे फील कनेक्टेड टू देयर रियल वर्ल्ड। जब वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स है या रियल वर्ल्ड है उसके साथ कनेक्शन जो है वो फील कर पा रहे हैं, तब दे आर नॉट क्वेश्चन, उनको हम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। अभी क्लासरूम है जहाँ पे टीचर आ रहा है और पढ़ा के चला जा रहा है, बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, तो क्या वो वहां पे जो है बच्चे मोटिवेटेड फील करेंगे? देन दे आर गिवन इजी प्रॉब्लम्स। अब एक क्लासरूम है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। डिफिकल्ट जो लेवल है या फिर डिफिकल्टी लेवल है, हम वैसे उनको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। सो उस चीज में भी बच्चे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। सो आपका ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। हमने क्वेश्चनिंग ही नहीं कर रहे, ये भी नहीं हो सकता। जब उनको ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दे देंगे तब भी उनको ऐसा लगेगा कि उनको कुछ आता ही नहीं है। सो मोटिवेटेड कब फील करेंगे? दे फील कनेक्टेड टू देयर रियल वर्ल्ड, जब हम उनको एग्जाम्पल्स ऐसी प्रोवाइड करेंगे या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट्स उनको पढ़ाएंगे जहां पे हम उनको कनेक्ट करवा पा रहे हैं। मतलब कॉन्सेप्ट को आपने इस तरीके से पढ़ाना है, टीचर ने इस तरीके से उनको एजुकेट करना है, रियल एग्जाम्पल्स लेनी है सराउंडिंग्स की या फिर उनके रियल लाइफ की, जिससे बच्चे जो है वो ज्यादा कनेक्शन फील कर पाए। देन नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज लार्जली रिलेटेड टू। जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है आपकी वो ज्यादातर किस चीज से रिलेटेड है? आउट ऑफ द बॉक्स होता है कि जैसे जितना पढ़ाया है, समझ लो आपको एग्जांपल देती हूँ, एक टीचर ने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट और एक बच्चा है वो सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट के अंदर अंदर का पढ़ रहा है, और एक है मतलब उस टॉपिक को बुक के अलावा भी दो तीन बुक्स जो है वो फर्दर वो फॉलो कर रहा है और देख रहा है कि उसमें एक्स्ट्रा क्या नॉलेज है।
वो होता है आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब एक लिमिटेड स्पेस में से भी एक्स्ट्रा आप देख रहे हो, उसमें से ढूंढ रहे हो चीजों को। आप जो है अपना कह सकते हैं स्टडी मटेरियल, जैसे हम बोल सकते हैं कि बच्चे जो है बाहर से चीजें सोचते हैं। अब एक बच्चा है, वो सिर्फ अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें कर रहा है। जैसे समझ लो एक 5 साल का बच्चा है, वो सिर्फ उतनी ही एक्टिविटीज कर रहा है जो नॉर्मली हर एक 5 साल का बच्चा करता है। और एक बच्चा है जो मतलब बड़ा मेच्योरली सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है, या फिर ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो उसकी एज से रिलेट नहीं करती है, वो बड़े लोग जो है उनसे रिलेट कर पा रहा है। सो वो कौन सा एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बोल सकते हैं उसको हम। सो इसमें आपके आते हैं ऑप्शन डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, कन्वर्जेंट एंड कंसिस्टेंट। डाइवर्जेंट भी आपकी वही थिंकिंग है जहां पे आप मल्टीपल या वेराइड आइडियाज जो है या सॉल्यूशंस, एक प्रॉब्लम के डिफरेंट आप जो है सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, डिफरेंट आइडियाज और सॉल्यूशंस, ये आपका आ जाएगा डाइवर्जेंट में। ठीक है। मेमोरी बेस्ड थिंकिंग जिसमें आप सिर्फ मेमोरी का यूज कर रहे हैं, जैसे रिमेम्बरिंग स्किल्स होगी, परसीविंग स्किल्स होगी, ऐसी वाली जो चीजें हैं ये इसमें आ जाएंगी। ठीक है। देन हम बात करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग की। कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी वो थिंकिंग है जहां पे हम एक सिर्फ सिंगल आंसर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फोकस ऑन वन आंसर और आइडिया। अब मैं यहाँ पे आऊं और मैं क्या करूं, जो क्वेश्चन है उसका सिर्फ करेक्ट आंसर है उसको ही डिस्कस करूं, तो वो कौन सी थिंकिंग होगी आपकी, कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी या फिर कन्वर्जेंट डिस्कशन होगी। और जहां पे मैं सारे आपसे सारे जो आपके ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस कर रही हूँ और बता रही हूँ कि ये क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल, तो वो कौन सी डिस्कशन होगी या कौन सी थिंकिंग होगी, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। देन हम बात करते हैं कंसिस्टेंट थिंकिंग की। कंसिस्टेंट मतलब कि जैसे आप एक ही आइडिया के ऊपर या फिर एक ही लॉजिक के ऊपर क्या कर रहे हो, टिके हुए हो, मेंटेन कर रहे हो उस चीज को, मेंटेनिंग वन सिंगल आइडिया। वन सिंगल थॉट और आइडिया। अब देखो आउट ऑफ द बॉक्स की बात हो रही है, सो हम सिंगल वाला तो जो है वो फॉलो नहीं कर सकते, ये ऑप्शन भी नहीं है। देन यहाँ पे भी वन आंसर की बात हो रही है तो ये भी नहीं हो सकता। अब रिमेम्बरिंग और परसीविंग या फिर डिफरेंट आइडियाज, इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगर रिमेम्बरिंग और परसीविंग की, जहां पे हम मेमोरी बेस्ड थिंकिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम मेमोरी का यूज कर रहे हैं, मतलब पुरानी चीजें जो है उनका यूज कर सकते हैं या फिर नई चीजों को याद करने के लिए, यहाँ पे हम आइडियाज नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में आंसर आ जाएगा आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग का, जहां पे हम दिमाग लगा के डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट सॉल्यूशंस जो है उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में हम समझ रहे हैं कि हाँ क्या क्या चीजें हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं या फिर हो सकती हैं। सो वो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें आउट ऑफ द बॉक्स के लिए, तो हमेशा आपके पास आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। देन हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, असर्शन और रीजन के ना पीएस टेट में तो चलो एक या दो क्वेश्चन आते हैं आपके चाइल्ड साइकोलॉजी में, पर अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट में आपके ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजन के हमेशा पूछे जाते हैं। सो ये वाले क्वेश्चंस आपने ध्यान से प्रैक्टिस करने हैं, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो उनको उठाना है, या फिर कहीं से भी आपको सैंपल पेपर्स मिलते हैं तो उनमें आपने ये वाले क्वेश्चन जो है ढूंढ के सॉल्व करने हैं। तो असर्शन में क्या बोल रहा है कि सोशलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर अ चाइल्ड, कि जो सोशलाइजेशन है एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, एसेंशियल है, ये बोल रहा है। एंड देन ये बोल रहा है रीजन में क्यों है ये, क्योंकि सोशलाइजेशन क्या एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जहां पे हम ट्रांसमिट करते हैं और डिसेमिनेट, मतलब डिसेमिनेट का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, ब्रेकिंग नॉर्म्स, कस्टम्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द सोसाइटी। तो वहां पे क्या कर रहे हैं हम, पहले उसने बोल दिया कि सोशलाइजेशन जो है एक तो बच्चे के लिए बहुत असेंशियल है ना, और दूसरे में उसने रीजन क्या बोल दिया क्यों है वो असेंशियल, क्योंकि सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब हमने सोशलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने क्या बोला था कि सोशलाइजेशन एक बर्थ से लेके इवन बिफोर बर्थ से वो शुरू हो जाती है, वहां से लेकर आफ्टर बर्थ, सॉरी
बिफोर डेथ तक वो जो है वो चलती रहती है, वहां पे वो खत्म नहीं होती, क्योंकि बच्चे जो है वो सीखते रहते हैं, एक इंसान जो है वो सीखता रहता है। और क्या क्या सीखता है? नॉर्म्स, कस्टम्स एंड आइडियोलॉजीज। सो पहला ऑप्शन आपके पास है कि दोनों जो है स्टेटमेंट ट्रू है। हम देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट ट्रू हैं, पर इसमें क्या बोल रहा है कि आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। हम बोल सकते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि सोशलाइजेशन तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ही है, और इसमें हमें कस्टम्स, नॉर्म्स और आइडियोलॉजीज जो है वो हम ट्रांसमिट भी करते हैं, देते भी हैं और लेते भी हैं। मतलब इसमें हम सीखते भी हैं, नॉलेज हम गेन भी करेंगे और उसको आगे बांटेंगे भी। देन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऐसा तो नहीं है कि आर फॉल्स है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं था। देन हम बोलते हैं कि दोनों ही फॉल्स है, ये भी नहीं है। इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि दोनों ट्रू हैं और आर जो है वो आपकी ए की क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इंक्लूजन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन एजुकेशन एज एनविसेज्ड बाय आरटीई एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन। इंक्लूजन का मतलब आपको मैंने बताया था, इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपका डेमो लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस करा था कि इंक्लूजन होती क्या है। इसमें क्या करते हो आप? इंक्लूजन में बेसिकली जो आपके डिसेबल्ड चिल्ड्रन है और नॉन डिसेबल्ड वाले हैं, दोनों को हम कंबाइन कर देंगे एक क्लासरूम में। उनको हम बोल सकते हैं एक सेटअप में हम उनको बिठा देंगे, और क्या करेंगे, जो उनकी नॉन डिसेबल्ड वालों की नीड्स हैं और डिसेबल्ड वालों की भी हैं, दोनों स्टूडेंट्स की, दोनों टाइप के चिल्ड्रन की जो नीड्स हैं हम उनको प्रोवाइड करेंगे, सो दैट वो जो है इजिली अपनी कह सकते हैं जो एम्स हैं या चीजें हैं जो भी उनको अकम्प्लिश करनी है वो उनको इजिली फुलफिल कर पाए। सो आरटीई एक्ट की बात करिए, आरटीई एक्ट 2009 क्या बोलता है कि हमने 6 साल से लेकर 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन हमने क्या करनी है? प्रोवाइड करनी है। कोई हमने उसमें ये नहीं देखना है कि डिसेबल्ड बच्चा है या फिर किस कास्ट का है, किस क्रीड का है, किस रिलीजन का है। सारी चीजों को छोड़ के हमने उनको इक्वल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं, ये आपका आरटीई एक्ट 2009 बोलता है। तो इसमें हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जब हमने इंक्लूजन कर दी बच्चों की एज पर आरटीई एक्ट जो आपका 2009 है। उसकी अप्रोच क्या थी, उसका बेसिक कह सकते हैं हमने एम देखना था कि क्या था, उसने कौन सी चीज जो है वो फॉलो करी थी। पहला कि सिंपैथेटिक एटीट्यूड देखना है आपने डिसएडवांटेज चिल्ड्रन की तरफ, कि आपने उनको एज अ सिंपैथी के तौर पर उनके ऊपर हमदर्दी जतानी है आपने डिसएडवांटेज बच्चों के ऊपर। तो ये वाली उसकी हो सकती है? नहीं, सिंपैथी के बेस पे तो उन्होंने नहीं देखा था ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। देन अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। राइट बेस्ड, हम राइट की बात करते हैं आरटीई में। आरटीई में हमने बोला कि हमने बच्चों को राइट प्रोवाइड करना है, हर एक बच्चे को, चाहे वो डिसेबल्ड है चाहे वो नॉन डिसेबल्ड है, हमने उनको फ्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक हमने क्या करनी है? प्रोवाइड करनी है। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे बाकी हुई। टू इंक्रीज द स्कूल एनरोलमेंट, स्कूल में एनरोल करवाना है हमने बच्चों को, इंक्रीज करनी है कि हमने एक क्लास में बच्चे इंक्रीज करने हैं। अगर पहले 10 बच्चे थे तो हमने 30 तक लेके जाने हैं। इस अकॉर्डिंग ये वाला जो प्रिंसिपल है ये फॉलो करने के लिए शायद उन्होंने वो किया है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मेन स्ट्रीमिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन थ्रू स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो ये वाला तो एनरोलमेंट वाला तो हो नहीं सकता। सिर्फ एनरोलमेंट के लिए हमने जो है वो कह सकते हैं आरटीई एक्ट ने जो है मतलब कह सकते हैं अप्लाई नहीं करा था, ये जो नॉर्म है या फिर ये जो रूल है ये अप्लाई नहीं करा गया था। देन मेन स्ट्रीमिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन की, सिर्फ फोकस हम डिसेबल्ड चिल्ड्रन के ऊपर कर रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं, मतलब हाईली उनको फोकस किया जा रहा है, तो ये भी नहीं है। क्योंकि हमने बात करी है चाहे डिसेबल्ड है चाहे नॉन डिसेबल्ड है, हमने दोनों को क्या करना है? इक्वल राइट प्रोवाइड करना है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। मतलब हमने क्या करना है? हर एक बच्चे की वैल्यूज को और राइट्स को क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है और फुलफिल करना है। तो इसके पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये वाला आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अ टीचर शुड डिजाइन हिज हर पेडागोजी अकॉर्डिंग टू। एक जो टीचर है उसको अपनी पेडागोजी जब उसने पढ़ाना है तो उसको किस तरीके से जो है डिजाइन करनी चाहिए? अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि टीचर ये देखे कि मुझे पढ़ाने के लिए कौन सी चीज इजी है। जनरल टू स्पेसिफिक, कि इजी से हमने डिफिकल्ट वाली साइड को जाना है। सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर्स, कन्वीनियंस वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने अपनी कन्वीनियंस नहीं देखनी। आजकल हम बोलते हैं कौन सी पेडागोजी है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी या फिर चाइल्ड सेंटर लर्निंग।
बच्चे की नीड्स देखनी है हमने। देन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर्स, कि आपने उनकी सोशल और कल्चरल दोनों नीड्स को देखना है, कॉन्टेक्स्ट में जाना है आपने बच्चों की। एज पर द एग्जामिनेशन डेट्स, एग्जामिनेशन की डेट्स को देख के पढ़ाना है कि 3 महीने में अगर एग्जाम आएंगे तो मैंने 3 महीने में जो है वो खत्म करना है सिलेबस। पहले ये वाली चीज हो सकती थी, बट अब ये वाला ऑप्शन जो है इसको हम फॉलो नहीं करते। मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब जनरल टू स्पेसिफिक भी हो सकता है। अब उसने दो ऑप्शन ऐसे क्यों डाले हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक वाली साइड को होती है, और दूसरा वो बोल रहा है कि हमें सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखना है लर्नर्स का। तो जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की बात करेंगे तो हमने इसकी बात करनी है, सोशियो कल्चरल नीड्स की। सो ये वाला आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही होती तब हमने जनरल टू स्पेसिफिक को जो है हमने राइट ऑप्शन जो है वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्रिटिकल पेडागोजी हेल्प स्टूडेंट्स टू, जो क्रिटिकल पेडागोजी है वो क्या करने में हेल्प करती है? क्रिटिकल पेडागोजी आपकी होगी जहां पे हम क्रिटिकली किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हर एक आपकी जो है कह सकते हैं थिंकिंग स्किल्स हैं, जितनी भी आपकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो वहां पे क्या हो रही है, यूज हो रही है, वो आपकी क्रिटिकल पेडागोजी होगी। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि बच्चों को या फिर हम टीचर्स को भी एंगेज कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, एक। दूसरा, चैलेंज कर रहे हैं सेट असम्पशंस विद लॉजिक, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपकी बुक में लिखी गई है जो आपको सही नहीं लग रही, वहां पे हम उसको क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं उस आइडिया को कि हाँ ये वाली चीज जो है वो गलत है। थर्ड ऑप्शन, डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकली थिंकिंग की बात करें क्योंकि क्रिटिकल पेडागोजी है तो ये वाला ऑप्शन तो हो गई, ऑल ऑफ द अबव। अब अगर हम बात करें, ये वाला ऑप्शन भी सही है हमें लग रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंगेज होंगे। अब क्रिटिकल पेडागोजी की बात होगी तो वहां पे टीचर भी उतना ही इन्वॉल्व होगा और बच्चा भी। हाँ, बच्चे की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो सकती है पर टीचर उसको हेल्प तो करेगा ना, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम उसको समझ में नहीं आएगी तो कौन उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, उसका टीचर। तो ये वाला ऑप्शन भी होगा। देन हम चैलेंज भी करेंगे सेट असम्पशंस को, हम प्रॉब्लम्स को चैलेंज करेंगे विद लॉजिक, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द करेक्ट मैच आउट ऑफ द टाइप्स ऑफ मोटिव्स विद एग्जांपल्स गिवन बिलो। अब मैच वाले जो है ना क्वेश्चन ये बड़े आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपने क्या देखना है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके पास ऑर्गेनिक मोटिव। ऑर्गेनिक मोटिव आपका वो मोटिव आ जाएगा जहां पे आप फैमिली को इंक्लूड कर रहे हो, मतलब फैमिली के साथ रिलेट करेगा। अब इनमें से कौन सी चीज हो सकती है फैमिली के साथ, एम लाइफ का, अवार्ड, फूड या ऑनेस्टी। तो ऑर्गेनिक में आप इसको दोगे, फूड को। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल मोटिव की। सोशल मोटिव में हम बात करते हैं आपका वो मोटिव जो आपका सोसाइटी से कह सकते हो जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है, या फिर एक बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है या इंटरेक्ट कर रहा है सोशल सिचुएशंस में, ये आपका सोशल मोटिव आ जाएगा। सोशल से ही समझ जाना है, सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी में कौन सी चीज आ सकती है, ऑनेस्टी, अवार्ड या एम ऑफ लाइफ। अब बच्चे के बिहेव करने की बात हो रही है तो यहाँ पे हम एम ऑफ लाइफ लेंगे, ये वाला। अब ए का जो है थर्ड, हाँ जी हमारे पास दो ऑप्शंस में था, और बी का आ रहा है हमारे पास फर्स्ट। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मतलब ज्यादा आपने सॉल्विंग पे नहीं जाना है, बस इतने में से एक या दो ऑप्शंस देख के आपने समझ जाना है। पर्सनल की बात कर रहे हैं तो पर्सनल मोटिव आपका आ जाएगा ऑनेस्टी, क्योंकि ये पर्सनल फीलिंग है, ये हमारी पर्सनल एक कह सकते हो हमारा कॉन्सेप्ट है, या फिर पर्सनल एक व्यू है कि हमने ऑनेस्ट रहना है किसी सिचुएशन में या नहीं रहना है, डिसऑनेस्ट रहेंगे। आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल में आपका आ जाएगा अवार्ड, क्योंकि ये एक कह सकते हो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है आपका, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। देन हम बात करते हैं मिस्टेक्स, मिस्टेक टीचर्स इंडिविजुअल, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी। ये किस थ्योरी में बात करी गई थी कि जो मिस्टेक है वो बच्चों को सिखाती है। अब हमने थ्योरीज जो है ऑलमोस्ट इसमें से अगर हम देखें सिर्फ पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी है, तो वहां पे तो मिस्टेक्स की बात नहीं हुई है, तो ये वाला आपका जो है इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। अब हम बात करते हैं पैवलोव की क्लासिक कंडीशनिंग की, या फिर थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, और स्किनर की है। तो स्किनर की जो थ्योरी थी वो आपकी जो है वो बेस्ड है हमारी वो बोलता है कि जो बच्चे हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस से सीखते हैं, मतलब उसको पनिशमेंट मिलेगी या फिर री की बात होगी तो वहां पे सीखेंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक्स की बात तो नहीं हो रही है,
यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहे स्पेशल फोकस इसने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के ऊपर करा था, तो वहां से हमने इसकी जो है कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर सकते, तो ये वाला आपके पास इनकरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। देन हम बात कर रहे हैं पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो पैवलोव ने क्या बोला था कि बिहेवियर्स जो है हम सीख सकते हैं थ्रू एसोसिएशन, तो यहाँ पे बिहेवियर की बात की थी क्योंकि बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, तो यहाँ पे भी हम मिस्टेक्स की बात नहीं कर रहे। अब हिट एंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे इसने बड़े सारे जो है कह सकते हैं ऐसे इंसिडेंट्स लिए थे जहां पे हमने क्या बोला था कि जो लर्निंग है वो बार बार रिपीट होती है थ्रू एरर्स, जब तक हम मतलब एक बच्चा जो है बार बार अपने एरर्स से सीखेगा। अगर एक चीज है, अगर वो एक सम सॉल्व कर रहा है, तो अगर वो 50 बार उसको गलत करेगा तो उसके बाद वो जाके सीखेगा कि सही जो है उसने कैसे आंसर जो है उसने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम मिस्टेक्स की बात करते हैं, तो आपके पास इसमें आ जाएगा थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी। यहाँ पे इस थ्योरी में बात की गई थी कि जो बच्चे हैं वो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, या फिर जो मिस्टेक्स हैं वो एक बच्चे को सिखाती हैं। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड नेचर इन द नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। अब हमने नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में पढ़ी थी, वहां पे हमने सीधा बोला था कि नेचर बोलती है हेरिडिटी के बारे में, ये इसको इन्फ्लुएंस करती है या फिर इसको एसोसिएट करवाते हैं हम, और नर्चर में था आपका इन्वायरमेंट। तो ये आपका सीधा सा एक क्वेश्चन आ गया कि नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी में नेचर का क्या मतलब है, तो क्या मतलब हुआ इसका हेरिडिटरी ट्रेट्स का। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हाँ जी, प्याजे प्रपोजेस दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट यूनिवर्सली फॉलोज 4 स्टेजेस। प्याजे ने 4 स्टेज दिए थे हमें, है ना, हमें पता है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल एंड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। वो क्या बोल रहे हैं कि किस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब मैंने जब वो टॉपिक पढ़ाया था आपको बोला था करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो वही उसने पूछ लिया कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो करेक्टरिस्टिक है या फिर डेवलपमेंट है वो किस स्टेज में होती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की हमने बात करी थी, मतलब बच्चों को ऐसा लगता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या था कि अगर एक चीज हमने उनको छुपा भी दी, उनको क्या लगेगा, और वो उनको मतलब कह सकते हैं उस चीज के बारे में पता होगा कि हाँ वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, चाहे आप छिपा दो उनका ध्यान उसी में रहेगा। तो वो थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज जो आपकी 0 to 2 years तक थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया आपके पास सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपका कह सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, और ये आपके पेडागोजीज में भी ये वाले कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपको बताया गया है कि जैसे साइंस की हम बात करते हैं, फिजिकल साइंस की या फिर मैथ्स की, इंग्लिश में भी हम बात करते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्सेप्ट है ना, उनके स्टेप्स बताए जाते हैं। तो जब भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है पहले हम उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे, है ना, देखेंगे कि उसका क्या डाटा रह चुका है उसके पीछे या फिर क्या क्या रीजंस रह चुके हैं। फिर हम देखते हैं हाइपोथेसिस करते हैं, मतलब ये देखते हैं कि जो रीजन उसमें बताए गए हैं वो सही है या नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं उनकी चीजों के साथ, देन एनालाइज, देन कंक्लूड। सो ये आप एक बेसिक इसमें याद रखना, पहले अंडरस्टैंड, फिर रिसर्च, देन हाइपोथेसिस, देन एक्सपेरिमेंट, देन इसके बाद हम करेंगे एक्सपेरिमेंट के बाद एनालाइज, एंड देन लास्ट में करेंगे कंक्लूड, एनालिसिस, एंड लास्ट में आप कंक्लूड करोगे, कंक्लूजन। तो ये वाला जो अगर आपको मैंने बता दिए स्टेप्स, इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो इसमें राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। अगर हम अंडरस्टैंड की बात कर रहे हैं, सो अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है, उसके बारे में समझना है कि हाँ, वो जो प्रॉब्लम है वो क्या बोल रही है। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि आपने क्या करना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आपने एक डाटा प्रिपेयर करना है या फिर एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, पहले उस चीज को समझोगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है क्या है ना। फिर उसके बाद उसका डाटा जो है, फिर उसके बारे में रिसर्च करोगे, हाइपोथेसिस उसकी करोगे। सो फर्स्ट आपका जो स्टेप है वो कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अ चाइल्ड लर्न मोस्ट अप्रोप्रिएटली इन एन एनवायरमेंट विच। हाँ जी, एक बच्चा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएटली सही तरीके से कौन से एनवायरमेंट में सीखता है।
तो इसमें हमने बात करी है फर्स्ट, जहां पे क्या है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड ऑर्डर है, जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, जहां पे हम बोल रहे हैं कि बच्चों को बोल रहे हैं कि जैसे रूल्स बने हैं वैसे सीखना है, तुमने इससे बाहर नहीं जाना। तो ये वाले ऑप्शन में तो बच्चा नहीं सीखेगा, उसमें बच्चा सहम ही जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द टेक्निकल गैजेट्स, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, सारे टेक्निकल गैजेट्स बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तुम अगर एक बच्चे को सारे टेक्निकल गैजेट्स प्रोवाइड कर रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां पे बच्चा सीख जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो टेक्निकल गैजेट्स है बच्चा उसका मिसयूज कर ले, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोई एक बच्चा हो सकता है 50 में से जिसका फोकस जो है, हाँ उसको आपने सारी चीजें उसको प्रोवाइड कर दी हैं तो वो उनको इजीली अच्छे से उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे, बट मोस्टली क्या करेंगे, उसको मिसयूज करेंगे। देन हम बात कर रहे हैं द ड्यू वेटेज इज गिवन टू द चाइल्ड इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस। जो ड्यू वेटेज है, जो ज्यादा हम कह सकते हैं ध्यान है, वो कहाँ पे आपका दिया जा रहा है, बच्चे के इमोशंस पे, कि बच्चे की कह सकते हैं इमोशनल फिलहाल सिचुएशन कैसी है। अब एक बच्चा है जो बीमार है, जो पढ़ ही नहीं पा रहा, हम उसको बोल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं बार बार कि हाँ तो पढ़, तो उस इन्वायरमेंट में वो सीख पाएगा नहीं। तो यहाँ पे वेटेज दी जा रही है बच्चे के इमोशंस को कि हाँ अगर वो ठीक है तो वो सीख पढ़े, और अगर वो ठीक नहीं है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि हाँ तो रिलैक्स कर, बाद में पढ़ लेना। और एक्सपीरियंसेस की, कि बच्चे के एक्सपीरियंस भी कंसीडर किए जा रहे हैं कि बच्चे का कैसा एक्सपीरियंस रह चुका है, या फिर कैसा वो किसी सिचुएशन में, किसी टास्क में उसने क्या एक्सपीरियंस किया है, उन चीजों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। सो इस इन्वायरमेंट में जो है हम बोल सकते हैं बच्चा लर्न करेगा। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू प्ले गेम्स। एम्पल मतलब मल्टीपल, बहुत ज्यादा, सिर्फ गेम्स की अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, तो उस सिचुएशन में लर्निंग तो इतनी नहीं होगी, स्पेशली आपकी लॉजिकल लर्निंग या लिंग्विस्टिक लर्निंग तो बिल्कुल नहीं होगी। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है, द ड्यू वेटेज इज गिवन टू चाइल्ड्स इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टीचर कैन बी एन इफेक्टिव टीचर। अब टीचर की बात की है कि टीचर एक इफेक्टिव टीचर हो सकता है in addressing diverse classrooms having children from different social diversity का मतलब ही क्या है कि हर एक कह सकते हैं रिलीजन से, हर एक कल्चर से, हर एक सोसाइटी से जो है बच्चे आ रहे हैं उठ के। सो टीचर एक इफेक्टिव टीचर कब हो सकता है, जब उसके पास इस सिचुएशन में, जब एक जो बच्चे हैं वो बड़े डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज कल्चर से आ रहे हैं। सो वो कैसे बन सकता है, पहला कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करे वो टीचिंग में, दूसरा बच्चों से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे, तीसरा डाइवर्स नीड्स को समझे और एक्सपीरियंसेस को समझे, लास्ट है सेग्रीगेटिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को सेग्रीगेट कर दे अकॉर्डिंग टू, मतलब उनको डिवाइड कर दे अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अलग डिवाइड कर दिया, जैसे कोई हाई क्लास वाले उनको अलग कर दिया, लो क्लास वालों को अलग कर दिया। सो इससे बच्चे तो सीख नहीं पाएंगे, इफेक्टिवनेस तो नहीं आएगी। देन हम बात करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। सो अकेली मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी कुछ नहीं कर सकती है टीचिंग में। मल्टीपल क्वेश्चंस, आप सिर्फ क्वेश्चनिंग करी जा रहे हो, बच्चों को समझ ही नहीं रहे हो, तो वो भी जो है इफेक्टिव नहीं हो सकता। सो इसमें इफेक्टिवनेस कौन सी आएगी, अंडरस्टैंडिंग द डिवर्स नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस। सो ये आप वैसे वहां से भी देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे भी डिवर्स क्लासरूम की बात हो रही थी, तो सीधा अगर आपने देखना है तो यहाँ पे डिवर्स नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस को आप कंसीडर कर सकते हो, ज्यादा अगर आपने टाइम नहीं वेस्ट करना है। देन उसके बाद इन एन एडवर्टाइजमेंट अ वुमन इज कुकिंग फूड इन द किचन एंड द मैन इज वॉचिंग टीवी। अब दो चीजों की बात हुई है। अब जब मैंने आपको टाइप ऑफ सोशलाइजेशन करवाई थी, उसमें मैंने क्या बोला था कि वो एग्जांपल्स के बेस पे या फिर डेफिनेशन के बेस पे क्वेश्चनिंग करता है। तो उसने, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोले, वुमेन जो है वो खाना बना रही है और मैन जो है टीवी वॉच कर रहा है। अब अगर हम ऑप्शंस को नहीं देख रहे ना, तो हमें पता क्या लगेगा, ये जेंडर सोशलाइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि औरत जो है वो खाना बना रही है और जो आदमी है वहां पे वो क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। पर अब अगर आप ऑप्शंस देखो तो उसमें क्या बोला है, उसने सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी की बात करी है, जेंडर की तो बात ही नहीं करी। सो अब इसमें वो किस चीज की बात कर रहा है, टीवी की। सो दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ डैश एज एन एजेंसी ऑफ डैश सोशलाइजेशन। अब किसका रोल बताया है, या तो टीवी या मीडिया, स्कूल तो है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, राइट। अब ऑप्शन आपके पास ये तीन बच रहे हैं। अब अगर हम टीवी भी ले लेते हैं यहाँ पे, तो टीवी क्या आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है, नहीं, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, मतलब प्राइमरी वाला तो है ही नहीं। बचा कौन सा, मीडिया एंड सेकेंडरी। किसने मीडिया का रोल बताया एज एन एजेंसी ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो आपका यहाँ से देख लो, सोशलाइजेशन में से एक क्वेश्चन उसने पूछ लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज गिवन बाय। जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी है आपकी सोशल स्ट्रक्चर की, वो किसने दी है। सो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा एमाइल दुर्खीम।
ये सीधा क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि किसने बाकी कौन कौन सी है, क्योंकि फंक्शनलिस्ट थ्योरी अगर आपकी बात की जाती है सोशल स्ट्रक्चर की तो वो इन्होंने दी थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाँ जी, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। हाँ जी, डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है? अब हमने बात की थी हेरिडिटी और एनवायरमेंट में, तो उसमें हमने सीधा पढ़ा था कि दोनों से होती है। सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं एक बच्चे की। ये आपका डेवलपमेंट ऑफ सॉरी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में से भी बोल सकते हो, वहां से भी क्वेश्चन आया है, या फिर हेरिडिटी वाले चैप्टर से ले लो। नेक्स्ट है, अ बेबी गर्ल इज कॉमनली सीन प्लेइंग विद अ डॉल और अ किचन सेट। अब एक बेबी गर्ल है वो हमेशा या तो किचन सेट के साथ खेलती देखी गई या फिर डॉल के साथ, और एक जो लड़का है वो टॉय कार्स के साथ या टॉय गन्स के साथ। सो ये किस चीज की एग्जांपल है? अब मैंने पीछे टाइप ऑफ सोशलाइजेशन की बात करी थी, तो अगर हम जेंडर की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एग्जांपल हमने बताई थी जब हमने डिस्कस किया था कि हमने क्या किया है, जेंडर बेस्ड हमने कुछ चीजें डिवाइड ही कर दी है। सो ये किस चीज की एग्जांपल है? जेंडर सोशलाइजेशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो स्कूल बेस्ड आपकी इंटरनल असेसमेंट है, जो स्कूल वाले लगाते हैं आपकी असेसमेंट, वो किस चीज के ऊपर बेस है? हाँ जी, पहला ऑप्शन है असेसमेंट शुड बी इकोनॉमिकल, की असेसमेंट इकोनॉमिकल होनी चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब उसकी अच्छी वैल्यू हो, गुड वैल्यू, चाहे वो मनी में है चाहे वो टाइम में है, ऐसा होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि स्टूडेंट शुड गेट गुड ग्रेड्स एट ऑल कॉस्ट, कि बच्चों के अच्छे ग्रेड आने चाहिए हर एक कीमत पे, चाहे जो मर्जी हो जाए बच्चों के ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए। क्योंकि कई प्राइवेट वाले क्या करते होते थे, स्कूल वाले या कॉलेजेस वाले अपने बच्चों की असेसमेंट अच्छी लगाते हैं। अब अगर हम गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, वहां पे असेसमेंट आपकी किस अकॉर्डिंग लगती है? आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। वो ये नहीं देखते हैं कि हाँ हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा या कुछ है, वो इस चीज को कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये गलत हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टीचर्स एफिशिएंटली एग्जामिन देयर स्टूडेंट्स। एफिशिएंटली मतलब उनको अच्छे से एग्जामिन कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। या फिर नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि टीचर शुड नो देयर स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज बेटर देन द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, कि टीचर को एक एक्सटर्नल एग्जामिनर से ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज क्या है। अब स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट की बात हो रही है, तो क्या होगा इसमें? ये वाला आपका ऑप्शन आएगा। अब क्यों आएगा? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनल असेसमेंट की, तो उसमें एक टीचर ही अच्छे से बता सकता है कि उसके बच्चे की, उसके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी होगी, उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, according to BF Skinner, language development of a child takes place. BF Skinner के अकॉर्डिंग, स्किनर की जो आपकी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एक बच्चे की डेवलपमेंट है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कैसे होती है? तो इसमें उसने बात करी थी इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट की, क्योंकि इसी की हमने बात करनी है पूरे उसमें थ्योरी में। सो ये आपने सीधा यहाँ से देख लेना है एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एट द लोअर प्राइमरी लेवल द प्लेवे टीचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन। जो आपका लोअर प्राइमरी लेवल है उसमें जो आपका प्लेवे टीचिंग मेथड की खेल के आपने चीजों को सीखना है या सिखाना है, तो वो किस बेस पे या किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, किस मेथड के ऊपर बेस्ड है? तो उसमें हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि प्लेवे खेल के सिखा रहे हो, बच्चे के दिमाग के साथ साइकोलॉजी के साथ प्ले कर रहे हो, तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आपके यूज होंगे। देन हम देख लेते हैं, हाँ जी, वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी थी कंस्ट्रक्टिविज्म की, वो क्या बताती है? सो वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी है ना, वो हमारी चलती है सोशल लर्निंग पे, सोशो कल्चरल लर्निंग पे। तो उसमें हम ज्यादातर बात करते हैं, ये थ्योरीज हमने अभी डिस्कस करनी है, तो उसमें हम बात करेंगे हमेशा ग्रुप वर्क की, क्योंकि सोशो कल्चरल लर्निंग की बात करें तो वहां पे कोलैबोरेशन, टीम वर्क, इसकी हम बात करेंगे। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। सो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चाइल्ड लर्न्स फास्ट इन ग्रुप कोलैबोरेशन, की ग्रुप कोलैबोरेशन, ग्रुप लर्निंग में जो है एक बच्चा वो ज्यादा सीखता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाइल्ड कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन। हाँ जी, एक बच्चा है वो बैट और टैप में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, और न्यूक्लियर और अनक्लियर में डिफरेंस नहीं कर पा रहा। मतलब अनक्लियर वो कहीं पे पढ़ता है तो वो उसको क्या बोलेगा, या तो न्यूक्लियर बोलेगा या अनक्लियर, और न्यूक्लियर को भी अनक्लियर बोलेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। सो इस चीज में किस डिसेबिलिटी की बात करी गई है? सो डिसेबिलिटीज वाला जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे।
सो फर्स्ट इसमें ऑप्शन उसने दिया है वर्ड रिकॉग्निशन डिसऑर्डर। वर्ड रिकॉग्निशन मतलब वर्ड को पहचान नहीं पा रहा है, ये भी हो सकता है क्योंकि देखो बैट और टैब में हम बात कर रहे हैं। डिस्कैल्कुलिया, डिस्कैल्कुलिया में बात करते हैं हम मैथ्स की, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। डिस्मोर्फिया, अब डिस्मोर्फिया की बात करते हैं तो डिस्मोर्फिया में हमारे पास क्या आता है, डिस्मोर्फिया में हम बात करते हैं कि बच्चा जो है अपनी अपीयरेंस को लेकर जो है अनकंफर्टेबल है, तो अपीयरेंस की तो बात हो ही नहीं रही है। और डिसलेक्सिया, अब या तो डिसलेक्सिया होगा क्योंकि डिसलेक्सिया में हम बात करते हैं वर्ड ब्लाइंडनेस की, रीडिंग या राइटिंग की, या फिर वर्ड रिकॉग्निशन की। तो इसमें अगर हम राइट ऑप्शन देखें दैट इज डिसलेक्सिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिकॉग्नाइज करने की बात हो रही है, पर यहाँ पे क्या होगा, बच्चे को क्या होता है डिसलेक्सिया में, वर्ड ब्लाइंडनेस होती है, मतलब बच्चों को वर्ड्स में मतलब ऐसा लगता है अगर न्यूक्लियर और अनक्लियर पड़ेगा तो उसको क्या लगेगा कि न्यूक्लियर ही लिखा है, ये सेम ही है, मतलब उसको स्पेल में विद इन द वर्ड उसको जो स्पेलिंग्स हैं कह सकते हैं उसमें उसको कंफ्यूजन होती है, वो उसको सेम पड़ता है अगर साथ साथ में लिखे होंगे। देन हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, सो प्रोग्रेसिव क्लासरूम आपका होता कौन सा है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में हम बात करते हैं एक्टिव लर्निंग की, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग की, कोलैबोरेटिव लर्निंग की। सो ये सारी फीचर्स होती हैं उसमें कि एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस आएंगे, ये हमने इंक्लूसिव वाले टॉपिक में पढ़ना है प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में, क्योंकि इंक्लूजन से आपके ऑलमोस्ट 6 to 10 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं हर पीएस टेट और सीटेट के पेपर में। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रेसिव क्लासरूम वाला, इसको डिटेल में हमने पढ़ना है। फिलहाल आपने याद रखना है कि इसमें एक्टिव लर्निंग की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और इसमें टेक्नोलॉजी भी यूज होगी, मतलब हर एक एस्पेक्ट हमने इसमें कवर कर लेना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका नॉलेज प्रोवाइडर्स, पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज, कि टीचर रोल प्ले करेगा नॉलेज प्रोवाइडर का और बच्चे पैसिव रेसिपिएंट। सो ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करे और बच्चे जो है पैसिव, क्योंकि एक्टिव लर्नर्स होना बहुत जरूरी है, पैसिव लर्नर्स नहीं बनना है हमने। सो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, डोमिनेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज, की टीचर डोमिनेट करे। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम में टीचर डोमिनेट कभी नहीं करेगा क्योंकि हमने बात करी चाइल्ड सेंटर लर्निंग की। देन डिक्टेटर्स, डिक्टेटर कौन होता है, जो तानाशाही करता है, अपनी बात सुनाता है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा फैसिलिटेटर्स इन लर्निंग और पार्टिसिपेंट्स इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। फैसिलिटेटर्स आपके हो गए जो गाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं और बच्चों को इनकरेज करते हैं, और लर्नर्स आपके आ जाएंगे पार्टिसिपेंट्स इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, कि पार्टिसिपेट करेंगे नॉलेज कंस्ट्रक्शन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिर इज इन क्लास 6, हामिर 6 क्लास में है और ही शोज एक्सेप्शनल एबिलिटी इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज, कि बड़ा वो गिफ्टेड लर्नर है, हम यहाँ पे गिफ्टेड लर्नर वर्ड यूज कर सकते हैं कि एक्सेप्शनल एबिलिटीज दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया कि वो गिफ्टेड लर्नर है, क्यों, क्योंकि गिफ्टेड लर्नर वाला हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें हमने बात करी थी गिफ्टेड लर्नर कौन से होते हैं, जो आपके एक्सेप्शनल एबिलिटीज दिखाते हैं, एक्सेप्शनल। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो न्यू आइडियाज की भी बात कर रहा है, सो यहाँ पे हम गिफ्टेड लर्नर नहीं बोलेंगे, अब हमें उसने लर्नर की टाइप्स ही जो है वो फाइंड करने के लिए बोल दी है। ऑप्शन में क्या बोला उसने, एक्सेप्शनल एबिलिटी दिखा रहा है इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज एंड फाइंडिंग न्यू पर्सपेक्टिव्स इन एग्जिस्टिंग फिनोमिना। तो अब गिफ्टेड और क्रिएटिव में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को भी देख के पहले क्या लगा कि यहाँ पे गिफ्टेड लर्नर की बात हो रही है, पर यहाँ पे गिफ्टेड लर्नर की बात नहीं होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन लर्नर्स टैलेंटेड, जिसमें टैलेंट है, तो ये वाला तो नॉर्मली नहीं होगा। देन हम बात करते हैं ब्राइट लर्नर की, तो ब्राइट लर्नर भी नहीं है क्योंकि हम लर्निंग की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यू पर्सपेक्टिव्स की और न्यू आइडियाज की। तो जब हम बात करते हैं गिफ्टेड लर्नर्स की, तो गिफ्टेड लर्नर्स आपके कौन से आ जाते हैं, वो वाले बच्चे जो आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड और हाई आईक्यू दिखाते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस में, और यहाँ पे बात करी जा रही है हमारी न्यू आइडियाज और न्यू पर्सपेक्टिव्स की सिर्फ, तो वो कौन सा आपका लर्नर होगा, क्रिएटिव वाला। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मेरे को भी कंफ्यूजन हो गई थी, मैंने भी यहाँ पे जो है 1 मिनट के लिए मेरे को भी लगा कि हाँ ये वाला ऑप्शन जो है इसका गिफ्टेड वाला आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स में हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो इसमें हमें बोथ 1 and 2 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हाँ जी, डेवलपमेंट जनरली प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फुट। अब जब हमने हेड टू टो की बात करी थी,
तो इसमें हमने नाम से ही मैंने आपको बोला था ये वाला प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, कौन सा होता है, सेफालोकोडल। और जब हम बात करते हैं इनर टू आउटवर्ड्स या फिर सेंटर टू आउटवर्ड्स, तो वो कौन सा होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो किसने दिया था? तो जो जोन्स की बात होती है ना, 3 जोन्स आते हैं आपके पास, 1, इसके बाहर 2 और इसके बाहर एक और आ जाएगा 3। तो ये वाले जो जोन्स थे ये आपके किसने दिए थे? वाइगॉट्स्की ने। ये हम पढ़ेंगे वाइगॉट्स्की की थ्योरी में। ये जोन्स थे क्या, ये भी हम उसमें पढ़ेंगे। तो जब जोन्स की बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वाइगॉट्स्की ने ये दिए। वाइगॉट्स्की इज द राइट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर अ चाइल्ड। प्राइमरी एजेंसी की बात करते हैं, फिर सोशलाइजेशन में से तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका लगातार। प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो प्राइमरी एजेंट मैंने आपको बोला था एक ही है, या तो घर या फिर फैमिली, होम या फैमिली। तो यहाँ पे फैमिली इज द राइट आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होती है। ये कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल जो है वो किस प्रिंसिपल में बात करते हैं हम हमेशा? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूस डेवलपमेंट की। सो इसी के साथ आपका एक पेपर जो है वो डिस्कस हो गया है। अब फर्दर हम देखते हैं, थोड़े दिन तक हम एक और पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे इसका। सो आपने जस्ट देख लो, सिर्फ राइट ऑप्शन के ऊपर आपने फोकस नहीं करना है। हाँ, अगर आप बड़ा श्योर हो किसी चीज के लिए, बड़े श्योर हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो वहां पे तो आप डायरेक्टली उसको लगा दो। बट आपने बाकी एक बार ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑप्शंस उसने ऐसे डाले होते हैं सिमिलर सिमिलर से, जहां पे हमें लगता है कि हाँ ये वाला ऑप्शन होगा, पर ऑप्शन वो वाला करेक्ट नहीं होता है। स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है क्वेश्चन की कि वो क्या बोल रहा है। सो थैंक यू। आपका क्वेश्चन पेपर जो है आपका इसी के साथ एक जो है वो सॉल्व हो गया है।